तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। राजस्थान में नई सरकार का गठन, भजन लाल शर्मा ने ली सीएम पद की शपथ, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी डिप्टी सीएम बने। दीपिका। बिल्कुल, और पीएम मोदी अमित शाह शपथ ग्रहण में शामिल हुए। जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल हुए हैं। तो राजस्थान में नई सरकार देखिए बीजेपी की तो बनी और भजन लाल शर्मा के सीएम का ताज सजा। प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी बतौर डिप्टी सीएम चुने गए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है। तो प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, भजन लाल शर्मा, तीन ये दिग्गज चेहरे जो अब राजस्थान के विकास को अब नई रफ्तार अब देंगे। उन ऊंचाइयों तक ले जाने तक इन्होंने शपथ ली है जहां पर कांग्रेस छोड़कर गई और अब बीजेपी आगे बेहतर करेगी। बिल्कुल, 5 साल के बाद बीजेपी की सरकार। देखिए वो तीन चेहरे जो कि अब राजस्थान का मुस्तकबिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, इसके बाद दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और दिया कुमारी के बाद प्रेमचंद बैरवा ने शपथ ग्रहण की डिप्टी सीएम। तो राजस्थान में नई सरकार का गठन, दिया कुमारी, भजन लाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा, तीन ये दिग्गज चेहरे जिन्होंने शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, तमाम मेहमान भी पहुंचे थे केंद्र के, जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भी ज्यादा यादगार बना दिया इस शपथ ग्रहण समारोह को। सुनील जी लाइव में बने हुए, छवि अवस्थी जो कि सुबह से लगातार अपडेट दे रही है शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर। सुनील जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या अभी विचार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद ही अब ये सब कुछ नाम फाइनल होगा, सामने आएगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नाम हैं जो कि चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि पहले मुख्यमंत्री की रेस में थे, लेकिन अब क्योंकि उन्हें इंतजार है कि उन्हें पोर्टफोलियो क्या मिलने वाला है, उन्हें कौन सा पद मिलने वाला है, कौन सा विभाग मिलने वाला है, क्योंकि इस पर अब जद्दोजहद शुरू हो गई है और इस पर अब चिंतन शुरू हो गया। परंतु केंद्र से ही सब कुछ फाइनल होना है। जो भी जिस प्रकार के योग्यता रखते हैं उन्हें उस प्रकार का मंत्री पद दिया जाएगा। अभी क्योंकि सीएम पद की जो शपथ ग्रहण जरूरी था, तो बहुत सारे कारण ये थे क्योंकि 3 तारीख के बाद एक समय हो गया था और राजस्थान में 16 तारीख से मल मास लग रहे हैं, जो कि शुभ मुहूर्त अच्छे कामों के लिए नहीं माना जाता। इसलिए आज इसको सबसे पहले मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कार्यक्रम शुरू होगा, वो कार्यक्रम यही शुरू होना है कि अब किसे कौन सा विभाग दिया जाए, किसे कहाँ पर किसको किस चीज का अनुभव है, उसके हिसाब से उन्हें पद दिए जाए। लेकिन ये सब कुछ डिसाइड होगा, सब कुछ सारे फैसले होंगे, केंद्र से फैसले होंगे और भजन लाल शर्मा और बिल्कुल वो प्रॉपर समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। छवि, देखिए वसुंधरा राजे को लेकर क्या समझती हैं आप, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है? क्योंकि यहाँ पर पार्टी को हर एक बात का ख्याल भी रखना है, अपनों को मनाना भी है, कहीं और लोग रूठ ना जाएं, इसका भी बहुत ख्याल रखना होगा। वो बैलेंस भी बहुत जरूरी हो जाता है। छवि, देखिए निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे के लिए कुछ ना कुछ पहले से ही तय कर लिया गया है। इसके अलावा मैं पहले आपको बताऊं, कंटिन्यूस यहाँ से जो अतिथि आए हैं उनका जाने का सिलसिला जारी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफिले निकल रहे हैं अब लगातार। जो भी गेस्ट यहाँ आए हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री हैं, उनके जाने का लगातार यहाँ से अब सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में रवानगी ले लेंगे राजस्थान से और लगातार जो ये जगह है इसको रोका गया है और यहाँ से जो भी अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में आए थे वो जा रहे हैं। अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे के लिए देखिए कुछ ना कुछ, क्योंकि जिस तरीके का माहौल रहा था उसके बाद इतना तय माना जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी जगह सुनिश्चित की गई है, ना सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए बल्कि किरोड़ी लाल मीणा भी एक ऐसा नाम है जिनके काफी उम्मीद थी कि जिन्हें कोई ना कोई बड़ा पद मिल सकता है और खासकर कई लोग तो मुख्यमंत्री, लेकिन कई लोग उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें निश्चित देख रहे थे। अब ऐसे में जो उनके समर्थक हैं वो भी नाराज हैं, क्योंकि जिस दिन घोषणा हुई उसके बाद कई वीडियोस भी आए जिसमें किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक थे वो नाराज थे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने आला कमान पर सब कुछ छोड़ते हुए बात को साधने की कोशिश की, लेकिन निश्चित तौर पर कोई ना कोई आगे अब फैसले लिए जाएंगे। वसुंधरा राजे है, किरोड़ी लाल मीणा, इनके अपने अलग अलग स्थान है। जैसे
किरोड़ी लाल मीणा को देखें तो वो पूरे मीडिया समुदाय को, उनके एक वरिष्ठ नेता है, काफी ज्यादा उनकी पूछ है उस पूरे मीडिया समुदाय में। और इसके अलावा युवाओं के काफी चहेते बन गए बीते कुछ समय में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए, तो उनके लिए भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अब आने वाले समय में एक बड़ी घोषणा हो सकती है। वहीं वसुंधरा राजे के लिए क्या कुछ रहने वाला है, ये तो देखिए भाजपा में चर्चाओं का विषय अपने आप में है, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसके बाद वसुंधरा राजे बैकफुट पे आई। और क्योंकि कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे पूरी कोशिश कर रही हैं कमान संभालने की, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, जिसके लिए जब नाम भी आए कि कुछ विधायक वहां पहुंचे थे, लेकिन कुछ ना कुछ आला कमान के साथ ऐसा तय हुआ है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव से संबंधित हो या फिर उनके बेटे से संबंधित हो, या बिल्कुल छवि, आगे क्या फैसला लिया जाएगा देखने वाली बात होगी। सुनील जी लगातार बता रहे हैं। सुनील जी, राजस्थान की सियासत में आपका आकलन कई बार सटीक साबित हुआ है। ऐसे में गृह विभाग की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, बड़े मंत्रालयों को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़े जो चेहरे हैं, जैसे बालकनाथ का नाम सामने आया और भी कई बड़े लोग, कहा जा रहा है उन्हें दिया जा सकता है कमान इस चीज का। जी हाँ, लेकिन अभी इसमें जो दूसरी चीज है वो है बाकी के जो सियासी सोशल इंजीनियरिंग है, उसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री पद के लिए ब्राह्मण, राजपूत और दलित तो इन्होंने कवर किया है, लेकिन अभी भी गुर्जर, मीणा और जाट, ये तीन ऐसे जातियां हैं, ऐसे समाज हैं जिनको कि उन्हें व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। तो उनके हिसाब से उन्हें मंत्रालय दिए जाएंगे। सबसे पहले इस चीज को जरूरी देखना इनके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि अनुभव, योग्यता, अनुभव एक अपने आप में मैटर करता है कि किसे कौन सा दिया जाएगा, वो एक अलग बात है। परंतु बड़े नाम है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा अभी बाकी है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बाकी है, और बहुत सारे ऐसे बड़े नाम है। बाबा बालकनाथ का नाम आपने बताया, ये ऐसा नाम है। इन लोगों को अभी इनको पद देना और मंत्रालय देना बहुत समय से जरूरी है, जिससे कि 2024 का जो जिस चीज के लिए बीजेपी इसकी मशक्कत कर रही है, उसमें इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और पूरे राजस्थान से वो 25 की 25 सीटों को इस बार फिर से एक बार वापस जीत सके। क्योंकि ये एक भी सीट को खोना नहीं चाहते। बिल्कुल उसी प्रकार से कदम दर कदम, बिल्कुल अभी ये कहा जा रहा है ना सुनील जी कि ये जो तैयारी है वो 2024 की है। अच्छा, संभाग बार हम जिक्र करते हैं तो क्या समझ पाते हैं आप? चूंकि शेखावटी का हम जिक्र कर लें, बागड़ का जिक्र कर लें, वहां हार मिली थी, वहां पे भी डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या इस लिहाज से भी सोचा जाएगा, क्या माने? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान के लिए बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, बहुत चारों तरफ अलग अलग यहाँ पे संभाग बने हुए हैं, मेवाड़ है, ढूंढाड़ है। अभी ये जो बात हुई है कि जो 3 पद दिए गए हैं, अभी जो सबसे बड़े 3 पद दिए हैं, ये असल में तीनों जयपुर से ही हैं। हाँ। अगर आप बात करें दिया कुमारी की, तो जयपुर की प्रिंसेस है, राजकुमारी है। प्रेमचंद बैरवा जो है दूदू से है, और भजनलाल शर्मा भले भरतपुर से संबंध रखते हो, परंतु इनकी सीट जो है वो जयपुर से है। तो तीनों पद जो है वो जयपुर को चले गए। तो अब इनको बहुत जरूरी है सबसे पहले वेस्टर्न राजस्थान को कवर करना, पूरी राजस्थान को कवर करना, और मेवाड़ और मारवाड़ और हाड़ौती, जो कि कोटा बेल्ट जिसे कहते हैं, जहाँ से शांति धारीवाल आते थे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का जो एरिया है, उसे कवर करना। तो इस समय पर इनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि समाजों को, जाति समाज को, उसको ये तरीके से उसे काम करें, और प्लस पूरे राजस्थान के प्रतिनिधित्व उन्हें मिल जाए कि ऐसा कोई क्षेत्र ना बचे कि यहाँ के लोगों को आपने पद नहीं दिया या कोई नाराज हो जाए। सबसे बढ़िया बात जो एक लगा था कि वसुंधरा राजे नाराज होगी, उन्हें जिस प्रकार से बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से साथ लिया और उन्होंने खुद ने आके वहां पे प्रस्ताव रखा भजनलाल शर्मा का, तो इन चीजों में बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे से ये बीजेपी अपने आप से सीख रही है, अपने आप ट्रेंड बनाती है और अपने आप ही अपने लोगों को सेट कर लेती है। तो अब जो अगला मंथन चल रहा है वो मंथन इसी बात पे चल रहा है कि किन्हें कैसे पद दिए जाए, किसे कौन मंत्रालय दिए जाए, जिससे सभी लोगों को साथ लेकर चल सके। चलिए, तो राजस्थान में नई सरकार का गठन जो हुआ उसका जिक्र हम कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई शपथ ग्रहण समारोह की। लेकिन छवि, चलिए लौट कराऊंगा, सुनील जी और छवि बने रहिएगा आप लोग। एक बड़ी खबर, शाही ईदगाह मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है, यानी कि सर्वे आगे अब होगा। दीपिका, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी थी। और देखिए, शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को से बड़े झटके के तौर पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कहा, हम किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है।
we have filed the petition seeking certain assistance from the ministry that would be available to any Indian citizen who has been illegally detained abroad. Yeah. So what are the allegations against him? I'm sorry, I can't go into that. Okay. So what direction has been passed by the Supreme Court today? So the Supreme Court has directed तो शाहिदगाह मामले में बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि कई बार जिक्र ये किया है बीजेपी ने कि काशी और अयोध्या तो झांकी है, मथुरा भी बाकी है। तो शाहिदगाह मामले में बड़ी खबर ये हो सकता है कि आने वाले समय में अब सर्वे के बाद जो तस्वीरें सामने आए तो अब हिंदू पक्ष की तरफ आए। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआई सर्वे को मंजूरी दी थी। शाहिदगाह मामले में बड़ी खबर, याचिकाकर्ता को किसी आदेश से परेशानी होगी तो वो कानून के मुताबिक अपील कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पूरा मामला हाई कोर्ट में जाए, आप वहां जाके अपनी सुनवाई करिए, क्योंकि इसमें हस्तक्षेप अब सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से नहीं करेगा। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कहा, हम किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। अगर याचिकाकर्ता को किसी आदेश से कोई परेशानी होगी तो वो कानून के मुताबिक अपील भी कर सकते हैं। आज शाही ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पर आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। शुरू से दावा रहा है कि मस्जिद में मंदिर के प्रमाण हैं और इसी को लेकर साफ तौर पर पूरा मसला जो था हाई कोर्ट पहुंचा था, और इसी के साथ साथ इसी बात से खफा था कि एएसआई सर्वे नहीं कराया जाए। मुस्लिम पक्ष फिलहाल ये बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कई दावे हिंदू पक्ष के, लेकिन अब दावों में कितनी सच्चाई अब सर्वे के बाद अब होगा, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि दोनों तरफ से दावे तो किए गए, लेकिन जब सर्वे होगा तो फिर अब तस्वीरें होंगी धीरे धीरे साफ आ गया। बिल्कुल, फिलहाल आपको बता दें, मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया, जिसको चुनौती देने की कोशिश मुस्लिम पक्ष की ओर से, लेकिन एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी। तो कल जिस तरीके से आदेश आया था एएसआई सर्वे को लेकर, हिंदू पक्ष बेहद खुश नजर आया था। तो श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले में सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि सुनवाई अब आगे होगी, ये भी बात कही गई, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानी है तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक ही। तो चलिए, आखिर पूरा विवाद क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। 2.5 एकड़ जमीन में पूरा परिसर फैला है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाने हक का है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का यहाँ पर ये मामला। देखो, 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है और मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है, और इसी बाबत ये हिंदू पक्ष का हमेशा से कहना है कि यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य होने के दावे जरूर मिलेंगे, और यही बात लगातार हिंदू पक्ष बुलंद किए हुए है। तो फिलहाल 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है, जो कि हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है।
तो फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष के लिए ये जोरदार झटके के तौर पर देखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से दखल से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। अगर याचिकाकर्ता को किसी आदेश से परेशानी होगी तो वह कानून के मुताबिक अपील भी कर सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को होगी इस मामले पर अगली सुनवाई। अब 9 तारीख को जब सुनवाई होगी उस पर भी सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाहीदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है। मामले में अब 3 जनवरी को सुनवाई होगी। महुआ ने लोकसभा से निष्कासन को चुनौती दी थी। पिछले हफ्ते मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित किया गया था। वहीं मोइत्रा ने इनके निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा की आचार समिति पर पर्याप्त सबूत के बिना फैसले लेने और मानहानि का आरोप लगाया। मोइत्रा ने अपनी याचिका में अयोग्यता को चुनौती देने के साथ आचार समिति के निष्कर्षों पर भी चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दिए जाने की बात कही है। सांसदी गई उसके बाद इन्होंने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अभी राहत नहीं मिलने वाली है। 3 जनवरी तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा को फिलहाल कोई राहत नहीं है। हालांकि तल्ख लहजे में समझ में आई थी, सामने आई थी, कहा था संसद से लेकर सड़क तक मैं घेरूंगी सरकार को, ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। तो फिलहाल आपको बता दें 3 जनवरी तक इंतजार करना होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सांसदी गई है और अब लगातार आपको बता दें कि चुनौती तो दे दी गई, लेकिन अब इंतजार और भी ज्यादा होगा। वहीं संसद में सुरक्षा चूक मामले में एक बड़ा अपडेट है। आरोपी सागर शर्मा के घर से डायरी अब मिली है। आरोपी सागर ने डायरी में लिखी है, मन की बात, घर से विदा होने का समय पास है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए जो क्रांतिकारी विचारधाराएं है ना, वो विचारधाराएं इस डायरी में आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। कुछ भी कर गुजरने की ये आग दहक रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा से जुड़ी नई अपडेट सामने आ रही है। हम लगातार वो डायरी, वो लिखावट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें सागर शर्मा के घर से इस डायरी को बरामद किया गया। डायरी में लिखा कि घर से विदा लेने का समय नजदीक है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। काश मैं अपने माता पिता को इस हालात के बारे में समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा है। सागर शर्मा जो कि आरोपी है, लखनऊ में रहता था, ई-रिक्शा चलाता था, बोल कर गया अपने पिता से कि दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। और डायरी में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, इससे अंदाजा ये लग रहा है कि सागर के दिमाग में पहले से इन चीजों को लेकर प्लानिंग थी। कुछ कर गुजरने की चाह ने उसको अब उस दलदल में धकेल दिया जहां से अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, विचार क्रांतिकारी बताए जा रहे हैं, शहीद भगत सिंह से प्रेरित ये विचार बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से रुख रखा गया, संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लगातार आपको बता दें, जब सागर के पिता से भी पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन सागर की यहाँ पे गलती कम है। जो मास्टरमाइंड है ललित झा, वही मास्टरमाइंड है। हालांकि ललित झा ने सरेंडर कर दिया है। तो सागर शर्मा नाम का आरोपी जो कि इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ उससे अब होगी। तो फिलहाल देखिए वो डायरी में वो लिखावट और वो विचार
जो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे इस सीक्रेट डायरी से कितने राज खुले हैं। सागर की वो विचारधारा, वो समझ भी सामने आ रही है। बिल्कुल, अब ऐसे में सभी आरोपियों से पूछताछ अब हो रही है। अब जब वो जुबान खोलेंगे तो राज उगलेंगे, कहा यह जा रहा है, लेकिन आगे क्या खुलासा होगा देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।